नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर एक बहुत बढ़िया सी कहानी लेकर आपके लिए आई हूँ। कहानी का नाम है आसरा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर लिखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आसरा। एक है अमर जी, बड़े ही कंजूस। वे एक ऐसे आदमी हैं जो दूसरों पर 1 रुपया भी खर्च करने से अपने आप को बचाते रहते हैं। वे अकेले ही रहते हैं। आस पड़ोस के रिश्तेदार जानते हैं कि अमरजीत पल्ले दर्जे के कंजूस है। हर एक पैसे में उनकी सांस अटकी रहती है। पैसे खर्च होने के डर से उन्होंने शादी तक नहीं की है। आस पड़ोस से ज़्यादा मेलजोल इसलिए नहीं रखा कि उनके आने पर चाय चीनी दूध का खर्चा होगा। घर में उनको छोड़ के बस उनके पिता का लाया हुआ एक नौकर हीरा है। वो घर बाहर का सारा काम करके आज भी मालिक से केवल 1,000 रुपये पाता है। साथ में खाना और होली दिवाली को एक एक जोड़ी कपड़े उसे मालिक की तरफ से इनाम के तौर पे मिल जाते हैं। क्योंकि उसको बागवानी का शौक खुद ही है, अतः अपने इस शौक के लिए वह पौधों के खाद बीज आदि में अपनी पगार का आधा पैसा लगा देता है। उसका भी अपना कोई नहीं है। यह बगीचा पेड़ पौधे फूल ही हीरा का परिवार है। अमर जी की आयु 70 साल की हो गई है, पर उनको देखकर लगता है कि अभी 60 साल के आसपास के हैं। लंबा गठीला शरीर, साफ रंग, शायद वे इस शरीर को निरोग रखने का रहस्य जानते हैं। जीभ और मन पर उनका पूरा संयम है। पर हीरा कुछ और कहता है। संयम तो उनका ढकोसला है, असली कारण है कंजूसी। खर्च के डर से जो इंसान शादी नहीं करता, पड़ोसियों से कोई संपर्क नहीं रखता, क्या वो पैसे खर्च करके खाने पहनने घूमने का कोई शौक रखेगा? अरे मेरा दुनिया में कहीं कोई और ठिकाना होता तो ये 2 जोड़ी कपड़े, रोटी और 1,000 रुपये महीने पर मैं यहाँ पड़ा रहता क्या? मालिक के पास कितना पैसा है इसका अंदाज नहीं है। भोर में फ्रेश होकर दरवाजे का ताला खोलने आए अमर जी ने ताले को गेट की छड़ में ही लटका दिया। मुड़ते ही उन्होंने सोचा, मैं अकेला कितने आराम से हूँ। पत्नी पालना तो हाथी पालने से भी महंगा है। अच्छा हुआ कि शादी के चंगुल में फंसा ही नहीं, नहीं तो पत्नी के नखरे उठाने में लाखों खर्च हो जाते। हीरा को 1,000 रुपये देने पड़ते हैं और उसके लिए तो यही बहुत है। हमारे पुराने जूते चप्पल कुर्ता पजामा तौलिया बनियान सभी कुछ तो वह हथियार लेता है। पैसों का क्या अचार डालेगा? जब से सामान महंगा हुआ, तेल मसाले की मात्रा कम कर दी, चावल भी मोटा खाने लगे। बस हार गए आटे के मामले में कि उसका कोई ऑप्शन नहीं है। कभी कभार हीरा महंगी सब्जी ले आता तो वे बिगड़ जाते। इतनी महंगी सब्जी क्यों ले आया तू? आज सस्ती थी, हीरा कहता। काहे की सस्ती? इसके लिए कितना तेल और मसाला चाहिए? ये लौकी तोरई की तरह बूंद भर तेल टपका कर बन जाएगी क्या? तू तो मुझे भीख मंगवा कर ही छोड़ेगा। मालिक, यह अपना मन मारकर तन को कष्ट देकर जो पैसा बचा कर रखते हो, ये किसके लिए? ना आगे नाथ न पीछे पगा, तो इसे खाएगा कौन? अरे हीरा, तू ठहरा अनपढ़। तू क्या जाने पैसे का दम? लोग बच्चों को बुढ़ापे की लाठी कहते हैं। अरे आजकल के बच्चे लाठी नहीं, हंसुआ होते हैं, हंसुआ। पैसे के लिए बूढ़े माँ बाप का गला काट देते हैं और माल हड़प कर जाते हैं। असली बुढ़ापे की लाठी है पैसा। पैसा पास रहे तो सब दौड़ दौड़ कर आएंगे। रहने दो मालिक, बच्चे से बूढ़ा हो गया। आपके पैसे की महिमा सुनते सुनते आपका पैसा आपको मुबारक। बाहर से लौटकर उस दिन अमर ने उस पूरे घर पर नज़र दौड़ाई तो कुछ पुरानी यादें सजीव हो उठी। यह घर उसके पिता ने बनवाया था। अम्मा और बाबूजी दोनों शौकीन मिजाज थे और दोनों ने मिलकर इस घर को सुंदर बनवाया था। उस समय आज जैसी जगह की मारामारी नहीं थी। बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े घर, किसी के घर में कोई किराएदार नहीं रहता था। शायद यहाँ सबके घर बच्चों से भरे हैं। ऊपर की मंजिल की ओर नजर गई तो बड़े बड़े कमरे, बड़ी सी एक रसोई, 2 बड़े बड़े बाथरूम, लंबी चौड़ी बालकनी की याद आ गई। बालकनी में खड़े होकर अपने बगीचे को देखना आज भी उन्हें अच्छा लगता है। माँ को शौक था कि पीछे फलों के बाग में उम्दा किस्म के पौधे लगे होने चाहिए। इसलिए पिताजी बनारस और लखनऊ गए तो वहाँ से अमरूद और आम के पौधे लेते आए थे, जो अब मौसम के फलों का मज़ा देते हैं। इसके अलावा जामुन लीची आदि और अन्य भी तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हैं। अमर जी चाहते हैं कि पूरा बाग ठेके पर उठा दे तो लाखों की कमाई हो जाए।
पूरे साल का खाना पीना, कपड़ा, दवाई का खर्चा पूरा करके भी हजारों बचे रहेंगे। पर ये हीरा का बच्चा खाना छोड़कर सत्याग्रह पर बैठ गया तो हार कर उन्हें चुप होना पड़ा। वे हीरा को इसलिए कुछ नहीं कहते क्योंकि बाग बगीचे की देखभाल वही करता है। पैसे तो लेता नहीं, ऊपर से खाद, बीज और पौधे अपनी जेब से लाता है। उनको बिना कुछ खर्च किए मौसम के फल, ताजी सब्जी मिल रहे थे। अंदर आकर हीरा को जगाया। अरे हीरा, उठ, दूध लेकर आ, चाय बना। हीरा उठ बैठा, मुंह हाथ धोकर पैसे लेकर दूध लाने चल दिया। पाव भर दूध लेने के लिए कोई भी दूधिया घर पर नहीं आता। डेयरी की थैली आधे लीटर की होती है, इसलिए हीरा ही सुबह के समय ग्वाले से पाव भर दूध लेकर आ जाता है। ऊपर का हिस्सा खाली पड़ा है। कभी कभी अमर के मन में किराए का लालच आता है, पर किराए पर उठाने का साहस नहीं होता। अम्मा का सारा जेवर घर की अलमारी में ही पड़ा है। नकद पैसा भी कम नहीं है, हर महीने और जुड़ता ही जाता है। लॉकर का खर्चा नहीं बढ़ाया, घर की पक्की तिजोरी में ही सब रहता है। किराएदार पता नहीं कैसे हो, दोनों को किसी दिन मार कर सब साफ कर गया तो। हीरा ने चाय बनाई। पीते हुए अमर बोले, दूध 36 रुपए लीटर हो गया है। चाय में इतना दूध मत डाला कर, पाव भर को 2 दिन चला। ये सुनकर हीरा की आत्मा जल गई। अब बस भी करो मालिक, ये जो आत्मा है उसको मार के आप जो पैसे जोड़ रहे हैं, ये किस काम आएगा? आजकल तू बहुत बोलने लग गया हीरा। कहा ना, यह पैसा ही बुढ़ापे की लाठी है। रहने दो मालिक, बुरे समय में पैसा नहीं इंसान ही काम आता है। पैसा धरा का धरा रह जाता है। तू अपना काम देख। ये कहकर अमर फिर सोचने लगे कि अगर हीरा ने काम करना छोड़ दिया तो 1,000 रुपये में नौकर मिलने से रहा। नया कोई आया तो पैसा अधिक लेगा, और इतनी किफ़ायत से चलेगा भी या नहीं कुछ कह नहीं सकते। फिर उतना भरोसे का भी हो या ना हो, कह नहीं सकते। तुलसी की पत्ती तोड़कर लाता हूँ, ये कहकर हीरा बाहर चला गया और अमर जी न्यूज़ चैनल खोलकर देखने लगे। तभी हीरा लौट आया। मालिक, जरा सुनिए। क्या हुआ? झल्ला कर अमर बोले, आपसे कोई मिलने आया है। वे अवाक हो गए, बोले मुझसे? क्योंकि उनके स्वभाव को उस कॉलोनी और आसपास के सभी लोग जानते हैं, इसलिए कोई भी नहीं आता उनके यहाँ। 2-4 लोग हैं, पर वे भी घर नहीं आते, फ़ोन पर कुशल पूछ लेते हैं। सुबह कोई मिलने आए, ऐसी आत्मीयता तो उनकी किसी के साथ भी नहीं है। वे आसपास के लोग हैं क्या? यहाँ के नहीं लगते। हीरा बोला, उनके हाथ में कोई सामान है? कोई सगा संबंधी होता तो उसे मैं जानता ही। 2 भांजे और एक दूर का भतीजा है, पर उनकी नज़र दौलत पर है, ये अमर जी अच्छी तरह जानते हैं। अमर जी आखिर बाहर आ गए। देखा तो दरवाजे के बाहर 2 कम उम्र के लड़के लड़की खड़े हैं। कपड़े और हाव भाव से अच्छे घर के लग रहे थे। दोनों ही देखने में अच्छे भले थे और पति पत्नी से लग रहे थे, क्योंकि लड़की के गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भरा हुआ है। दोनों ने हाथ जोड़कर अमर को नमस्कार किया। लड़का बोला, बाबूजी, मैं विशाल हूँ और ये मेरी पत्नी सुंदरी है। हम आपसे मदद मांगने आए हैं। अरे भाई, मैं तो मामूली आदमी हूँ, मैं तुम लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? घर जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये पिताजी का बनवाया हुआ है। मैं कम पढ़ा लिखा हूँ और नौकरी कभी नहीं की, इसलिए बड़ी तंगहाली में जी रहा हूँ। नहीं बाबूजी, हम आपसे रुपए पैसे की मदद नहीं मांग रहे। हम यहाँ नए आए हैं, रहने को जगह नहीं है, सुंदरी साथ में है। जहाँ तहाँ असुरक्षित जगह में इसको लेकर कहाँ रहूँ? आप हमें एक कमरा किराए पर दे देते तो। मेरे पास किराए पर उठाने लायक कोई हिस्सा है कहाँ? तब हीरा बोल पड़ा, मालिक, ऊपर का पूरा हिस्सा तो खाली पड़ा है। इस बरसात में ये दोनों बच्चे कहाँ जाएंगे? ऊपर से नई जगह और साथ में जवान औरत। जमाना खराब है, किराए तो दे ही रहे, ऊपर का हिस्सा क्यों नहीं दे देते? दे दो। पर इस इलाके में कोई भी मकान वाला किराएदार नहीं रखता, और जो रखते हैं वे किराया ज़्यादा लेते। तुम दे पाओगे? मेरा वेतन बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी। अंकल जी, कितना किराया है? उस लड़के के मुंह से निकल पड़ा, 3,000 रुपये और बिजली का अलग से। 1 महीने का अग्रिम किराया देकर चाबी लेनी होगी। जी, जी मैं अभी देता हूँ। ये बोलने के बाद उस लड़के ने बैग खोलने का प्रयास किया तो अमर ने उसे रोका। ऊपर जाकर आराम से बैग खोलना और पैसे भेज देना। हीरा, चाबी लेकर जा और घर को धुलवाने और साफ सफाई में इनकी मदद कर देना, और अभी सबके लिए चाय बना कर ले आ। चाय पीकर दोनों पति पत्नी ऊपर पहुंच गए तो कमरे में एक डबल बेड गद्दे समेत पहले ही पड़ा था। हीरा झाड़ू और बाल्टी लेकर आया और सुंदरी के साथ मिलकर
पूरे घर को धो पोंछ कर चमका दिया। घर देखकर सुंदरी बहुत खुश हुई। इतनी बड़ी छत, बालकनी, खुशी से वो उछल पड़ी। दादाजी, मैं यहाँ फूलों के गमले रख सकती हूँ क्या? क्यों नहीं बेटी, एक तुलसी का पौधा तो जरूर ही लगाना चाहिए। नीचे तो तुलसी का झाड़ है। अब खाने पीने का जुगाड़ कैसे करोगी? बर्तन, गैस सब तो चाहिए। आप चिंता मत करिए दादाजी, घर मिल गया तो सब हो जाएगा। हम अभी बाजार जाकर नाश्ता कर लेंगे, फिर गृहस्थी का सामान लेकर आ जाएंगे। हीरा नीचे आ गया, फिर अपने रोजाना के काम में लग गया। थोड़ी देर में विशाल और सुंदरी तैयार होकर नीचे आए। बाबूजी, आपका एडवांस। अमर जी ने रुपए गिने, पूरे 3,000। खुश हो गए, फिर बोले, देखो, किराया समय पर देते रहो तो कोई बात नहीं, मैं तुमको हटाऊंगा नहीं, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। एक तो बिजली का बिल तय समय पर दोगे। ज्यादा लोगों का आना जाना मुझे पसंद नहीं है। ऊपर जाने के लिए तुम बाहर वाली सीढ़ी ही इस्तेमाल करोगे और रात ठीक 10 बजे गेट पर ताला लग जाएगा। उससे पहले तुमको घर वापस आना होगा। किसी उत्सव पार्टी में जाना हो तो हीरा से दूसरी चाबी मांग लेना। तुम नौकरी कहाँ करते हो? जी, मेरे दोस्त की एक फर्म है, कल से काम पर जाऊंगा। फर्म का नाम याद नहीं है। तुम साथ में कोई सामान क्यों नहीं लाए? अंकल जी, घर मिलेगा या नहीं ये पता नहीं था। अब क्या करोगे? रसोई का सामान खरीदने जा रहे हैं। ठीक है। विशाल और सुंदरी चले गए और 2 घंटे के बाद लौटे तो उनके हाथों में गृहस्थी का सामान था। रात को सुंदरी नीचे आई तो तौलिए से ढका थाल लेकर आई और बोली, बाबूजी, खाना। अमर जी उस समय समाचार देख रहे थे। हीरा रात के खाने के लिए आलू काटने के लिए बैठा हुआ था। सुंदरी के हाथ में खाने की थाली देखकर वे दोनों ही अवाक रह गए। आज मेरी गृहस्थी में पहली बार खाना बना है। हमारे यहाँ बड़ों को भोग लगाने का नियम है। वाह, लड़की तो संस्कारी लगती है। अमर जी ने मन ही मन सोचा, अवश्य ही अच्छे घर की होगी। हीरा ने उठकर थाल ले लिया। आलू टमाटर की डोंगा भरकर सब्जी थी, साथ में हलवा और पूरी। पूरे कमरे में खाने की सुगंध भर गई। खाने की थाली हीरा को पकड़ाकर सुंदरी ऊपर चली गई। आज बहुत दिन बाद अमर जी को जल्दी भूख लगी। हीरा, खाना लगा दे। घर का काम जैसे तैसे निपटा कर हीरा बाग में आया और काम करने लगा। सुंदरी भी घर का पूरा काम करके बाग में हीरा का हाथ बटाने लगी। पौधों में पानी डालती, छटाई कर देती, बेलों को लपेट कर सहारा देती, झुकी हुई डालों में डंडी लगाकर उन्हें खड़ा कर देती। हीरा बड़ा खुश हो जाता। फिर अपने बचपन की बात, बड़े मालकिन और मालिक की बात सुंदरी को बताता। बहू रानी, ऐसा इंसान तुमने कहीं देखा है जो पत्नी को खिलाने के डर से शादी न करे? सुंदरी सुनकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। दादाजी, शादी तो आपने भी नहीं की। मेरी बात और है बिटिया। हीरा दुखी होकर सिर हिलाता। होश संभालते ही अपने को नौकर पाया। बड़े मालिक सड़क से उठाकर लाए थे। मैं जानता भी नहीं कि मेरे माँ बाप कौन थे। बस माँ की हल्की सी याद है। दूसरे के अन्न पर पराए घर में जो जीवन काटे उसे कौन अपनी बेटी देगा बेटी? सुंदरी सुनकर दुखी हो गई। उसने बात पलट दी। इतना बड़ा और इतनी सुगंध से भरा फूलों वाला घर पहले कभी नहीं देखा मैंने। क्या इन पौधों को कोलकाता से लाए हो? न भौरानी, 2 कोठी छोड़कर तीसरी कोठी रमेश जी की है। उनको बढ़िया बढ़िया फूल बहुत पसंद है। पैसा भी खूब खर्च करते हैं। उनके बगीचे में गंधराज का यह फूल बहुत बड़ा हो गया था तो माली ने छंटाई करके डाल बाहर फेंक दी। मैं उठा लाया, 2 लगा दिए और दोनों ही लग भी गए। दूसरा बाहर दरवाजे के पास है। दादा, मैं उसका एक फूल ले सकती हूँ क्या? अरे क्यों नहीं बिटिया, तुम जितने चाहो ले लो, बहुत है। किराएदार क्या आए, 2 बूढ़ों को लेकर उदास खड़ा घर कैसा खेल उठा। उस दिन सुंदरी पालक पनीर और पुलाव दे गई। गरम रोटी बनाकर हीरा ने खाना परोसा तो अमर जी ज्वालामुखी की तरफ फट पड़े। क्या है ये सब? मेरा श्राद्ध है क्या आज? अब तो हीरा के धीरज का बांध टूटने लगा, पर फिर भी बहुत शांत स्वर में जैसे तैसे अपने को संभाल कर बोला, नहीं तो ये शादी शाही खाना बनाने का मतलब? क्या कटोरा लेकर मुझसे भीख मंगवाने का इरादा है? मालिक, कटोरा लेकर आप नहीं, मैं भीख मांगूंगा। मतलब? आप गिनकर साग सब्जी के पैसे देते हैं, उनसे ये महंगे मटर और पनीर आ सकते भला? आप तो आराम से खाइए। ये सब बिना पैसों के किराएदार के घर से आया है। बस रोटी घर के आटे की है। चैन की सांस लेकर अमर जी ने थाली अपने सामने खींच ली।
सब्जी की सुगंध के साथ गर्म रोटी ने भूख तेज कर दी थी। खा पीकर बिस्तर पर लेटकर मन ही मन सोचने लगी, ये हीरा भी गधा है एकदम। वो क्या जाने पैसे पैसे में कितना दम है। अरे पैसा भरोसा है, आदमी की ताकत है ताकत। किराएदार नवविवाहित जोड़ा है, ऐसे जोड़े घर में रहे तो उस घर के माहौल में अपने आप एक मधुर रस घुल ही जाता है। बूढ़ा के इस घर में भी वही हुआ। शांत पड़े घर में अचानक से खिलखिलाती हंसी की मधुर गूंज, कभी छेड़छाड़ का आभास, कभी सेंट पाउडर और सुगंधित साबुन की सुगंध नीचे तक तैर आती। अमर जी की अनुभूति तो पैसे के हिसाब किताब में उलझकर जाने कब के दम तोड़ चुकी थी, पर हीरा पुलकित हो जाता और मन ही मन दोनों की सलामती की कामना करता। लड़की के संस्कार बड़े अच्छे थे। आजकल के लड़कियों जैसे कपड़े नहीं पहनती थी, खाना भी बहुत अच्छा बनाती है, अक्सर कुछ न कुछ बनाकर दे ही जाती। शायद यही वजह थी कि हीरा को सुंदरी से बड़ा स्नेह हो गया था। दोनों को देखकर हीरा को लगता मानो उसके ही बच्चे हैं। हीरा इसलिए भी खुश था कि उस घर का सन्नाटा तो टूटा और अमरजीत प्रसन्न थे कि 3,000 रुपए की ऊपर की आमदनी घर बैठे हो रही और बिना मांगे ठीक समय पर मिल भी जाती है। इसके अलावा खाने के लिए भी बीच बीच में बढ़िया व्यंजन मिल जाते थे। लड़का भी सज्जन है, लड़की भी भले घर की है। बरसात समाप्त होकर हल्की ठंड पड़ने लगी। सुबह शाम कोहरा भी पड़ता। मियाँ बीवी को यहाँ आए 3 महीने हो गए थे। अचानक एक दिन हीरा को लगा कि घर में जो मधुर रस गूंज रहा था उसका ताल कहीं से टूटा है। गुनगुनाहट थम सी गई है, अब खिलखिलाहट भी नहीं गूंजती। सुंदरी का मुख जो कमल सा खिला रहता था, अब उस पर एक मलिन छाया आ गई है। कहीं न कहीं इन दोनों के बीच कोई बात ज़रूर है, पर इस तरह की बात एकदम से पूछी तो नहीं जा सकती। वह भी उनके बीच कुल 3 महीने का तो परिचय है। उस दिन सुंदरी नीचे आई ही नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं था। क्या तबीयत ठीक नहीं है? हीरा ने कई प्रकार के फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता बनाया और ऊपर गया। वहां पहुंचकर देखा सुंदरी ध्यान मग्न सी बैठी हुई कुछ सोच में पड़ी है। मुख पर चिंता की काली छाया। बात शायद कुछ गंभीर ही लगती है। बहुरानी, सुनते ही चौंक कर सुंदरी ने मुड़कर देखा, फिर थोड़ा हंसी। आओ दादाजी, ये फूल मैं अपनी बिटिया के लिए लाया हूँ। आज क्या तबीयत ठीक नहीं है? जी दादाजी, यूं ही थोड़ा सिर भारी सा है। कितने सुंदर फूल है। फूलों को गुलदान में सजाकर सुंदरी लौटी और बोली, दादाजी, कई दिन से मैं आपसे एक बात कहने की सोच रही थी। मैं दिन भर घर में बैठे बैठे ऊब जाती हूँ दादाजी, मुझे 2-4 ट्यूशन दिला दोगे? यहाँ मुझे तो कोई जानता नहीं, आप कहोगे तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। तुम ट्यूशन करोगी बहुरानी? हीरा ने आश्चर्य से पूछा। जी दादाजी, मैंने एमएससी किया है। शादी से पहले भी मैं पढ़ाया करती थी। अब आपसे क्या छिपाना, हम दोनों ही मामूली परिवार से हैं और हमारी जाति भी अलग अलग है। घर वालों ने शादी की अनुमति नहीं दी तो हमने कुछ समय तो प्रतीक्षा की। जब विशाल के एक दोस्त ने यहाँ उनकी नौकरी लगवा दी, तब हमने मंदिर में जाकर शादी कर ली। हमारे कुछ जोड़े हुए पैसे थे, कुछ जेवर, उन्हें बेचकर किराया दिया और गृहस्थी का सामान ले आए। किराया देकर हाथ में जो बचता है उससे पूरा महीना क्या खाए। उस पर हाथ का जो पैसा था वो भी समाप्त हो गया। 2-4 ट्यूशन दिला दो तो हम भूखे रहने से बच जाए। हीरा का दिल भर आया। उन्होंने पूरे 4,000 की ट्यूशन दिला दी। विज्ञान के अध्यापक कम ही मिलते हैं। ट्यूशन के बजाय एक स्कूल में अध्यापिका की नौकरी मिल गई। 12 से 4 बजे तक क्लास लेनी थी। समस्या का समाधान होते ही सुंदरी फिर पहले की तरह खिल गई। ऊपर नीचे दोनों की गृहस्थी अपने ढर्रे पर आगे बढ़ रही थी। उस दिन खा पी कर वे सोए थे कि अचानक ही अमरजी के सीने में तेज दर्द उठा। वे जोर जोर से चीखे और हीरा को आवाज देकर बेहोश हो गए। मालिक की चीख सुनकर हीरा दौड़ा दौड़ा आया। रात के 1:30 बजे थे। चारों ओर जाड़े की रात का सन्नाटा। अंदर की सीढ़ियों का दरवाजा खोलकर हीरा ने छत पर जाकर विशाल और सुंदरी को जगाया। वे दोनों भी दौड़े दौड़े नीचे आ गए। अमर की हालत देखकर विशाल घबरा गया। दादाजी, जल्दी जाकर डॉक्टर को बुला लाओ, इन्हें दिल का दौरा पड़ा लगता है। हम इनके पास है। हीरा डॉक्टर के पास गया। आधे घंटे में रोता हुआ लौटा। कोई नहीं आया। इनको फौरन उपचार की जरूरत है। सुंदरी बोली। दद्दू, पास में कौन सा हॉस्पिटल है? मयूर हॉस्पिटल है, वो भी यहाँ से 1 मील तो दूर होगा ही। मैं जाता हूँ और एम्बुलेंस लेकर आता हूँ।
तब तक तुम दोनों इनका ध्यान रखना। पर बेटा इतना कोहरा और ठंड है। कोई बात नहीं दद्दू, विशाल बोला और 20 मिनट में एम्बुलेंस लेकर लौट आया। सुंदरी ऊपर ताला लगाओ, मुझे आज ही वेतन मिला है। वो पैकेट और घर में जो पैसे रखे सब ले आओ, बाबूजी को अभी ले जाना है। आईसीयू के बाहर विशाल और सुंदरी चुपचाप बैठे थे। 11 बजे हीरा आ गया। बोला, मालिक कैसे हैं? अभी होश नहीं आया है। मैंने उनके भतीजों को फ़ोन किया था पर उनके पास समय नहीं है। समय मिला तो देखने आएंगे। बहुरानी, यह लो 2000 रुपये रख लो, कब क्या ज़रूरत पड़ जाए मैं जाकर घर देख कर आता हूँ। जीवन मृत्यु के खेल में अमर जी के जीवन ने मौत को हरा दिया। इसके बाद भी डॉक्टर ने उन्हें 3 दिन तक और रोक कर रखा। वे घर आए तो 15 दिन तक सुंदरी और विशाल ने दौड़ धूप की, सेवा की और देखभाल की। कोई अपना सगा बेटा भी क्या इतना सेवा करेगा जो उन्होंने की। पता नहीं कितने पैसे खर्च किए उन्होंने, पर अमर जी पर किसी बात का कोई असर नहीं था। स्वस्थ होते ही वे फिर से अपने असली रूप में आ गए। विशाल जब किराया देने आया तो उसके सारे किए धरे को भूलकर उन्होंने आराम से किराया लेकर रख लिया। हीरा तक से एक बार भी नहीं पूछा कि तूने कितना खर्च किया है। उस दिन हीरा टमाटर और प्याज खरीद कर लाया तो वे बिगड़ पड़े। आजकल टमाटर और प्याज सबसे महंगे हैं, टेलीविजन पर रोज दिखा रहे हैं, और तू यही ले आया। गलती से 1000 का नोट क्या दे दिया कि तूने तो शाही दावत का जुगाड़ कर लिया। अब आप पैसे जोड़ते रहिए। हीरा बोला, बड़ा घमंड है ना आपको अपने पैसे पर। क्या कहते आप पैसे को? बुढ़ापे की लाठी। तो कौन काम आई वो लाठी जब मौत आपके सिरहाने खड़ी हो गई थी आकर? घना कोहरा, हाड़ गलाने वाली ठंड, मैं एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक गिड़गिड़ाता रहा। आपके डॉक्टर साहब तक ने आने से मना कर दिया था। ऊपर से हाथ में जरा भी पैसा नहीं। ऊपर के किराएदार ही अपने सारे पैसे लेकर आपकी जान बचाने को दौड़ धूप करते रहे। रात 2 बजे विशाल पैदल गया था हॉस्पिटल एम्बुलेंस बुलाकर लाने के लिए। तब आपकी लाठी ने कौन सा करतब दिखा दिया? तभी सुंदरी सूप लेकर आई। उसने समझा बुझाकर हीरा को शांत किया। बाबूजी, हीरा दादाजी की भी ढलती उम्र है, सुबह से दौड़ धूप कर रहे हैं। आप इनको डांटिए नहीं, थोड़ा समझौता दोनों के लिए अच्छा है। अमरजीत चुप हो गए, सूप पीने लगे मानो अमृत का स्वाद हो। लड़की जो भी बनाती है उसी में स्वाद आ जाता है। इसके बाद अमरजी ने बंद मुट्ठी को थोड़ा खोला तो हीरा के दिन वापस आ गए। अब अमरजी थोड़ा थोड़ा बाहर भी जाने लगे, कभी रिक्शे में तो कभी पैदल ही निकल जाते। हीरा को भी पता नहीं कि वे कहाँ जाते हैं। रविवार के दिन विशाल को सुंदरी सुबह उठाने का प्रयास कर रही थी कि हीरा घबराया सा आया। बिटिया, भैया, जरा नीचे तो चलो, मालिक उठ नहीं रहे। विशाल एकदम उठ बैठा। क्या मतलब? भैया, आज इतना दिन चढ़ाया? मैं मालिक को कई बार जगा चुका हूँ। विशाल समझ गया कि पिछली बार सबसे दौड़ धूप करवाई, पर इस बार शांति से चुपचाप निकल गए। विशाल नीचे उतर के आया और उसने आदर के साथ एक चादर लेके शव को सिर तक ढक दिया। मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ, इनका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। सुनकर हीरा दहाड़ मारकर रो उठा। काम निपटाते निपटाते रात हो गई। उनका भतीजा और भांजा अमर के मरने की खबर सुनकर दौड़े आए और क्रियाकर्म तक जम कर बैठे रहे। वे मौका मिलते ही हीरा से तरह तरह के सवाल पूछ लेते। हीरा जानता ही क्या था जो उन्हें बताता। पहले ही दिन हीरा ने एक चालाकी का काम किया था। अमर जी के खानदानी वकील को उनकी तिजोरी की चाबी ये कहते हुए थमा दी थी कि वकील साहब, मालिक तिजोरी की चाबी अपने तकिए के नीचे रखते थे। तिजोरी में क्या है मुझे भी नहीं पता। मालिक तो बस खर्चे के पैसे और मेरी पगार देते थे। उनके 3 अपने रिश्तेदार हैं जो यहाँ आए हुए। मुझे उन पर भरोसा नहीं। ये चाबी आप देते जाइए। इसके बाद तीनों ने बारी बारी से हीरा से तिजोरी की चाबी मांगी, लेकिन उसने तीनों को एक ही उत्तर दिया कि चाबी तो वकील साहब के पास है, उनसे मांग लो। श्राद्ध के दिन वकील ने कहा, अमरजी ने अभी 2 हफ्ते पहले अपनी पुरानी वसीयत बदल कर नई वसीयत की थी जो मेरे पास है। डॉक्टर साहब और जज साहब उसके गवाह हैं। परसों 10 बजे आप तीनों जो उनके सगे हैं, हीरा और किराएदार विशाल, उसकी पत्नी सुंदरी के साथ मेरे घर पर आ जाइए। वसीयत के हिसाब से चल अचल संपत्ति का कब्जा भी दे दिया जाएगा। भतीजे ने आपत्ति जताई, हमारे घर की वसीयत में बाहर के किराएदार क्यों? यह तो अमर जी की इच्छा है। गवाह भी तो बाहर के लोग हैं, इनका आना भी जरूरी है। जाने की इच्छा एकदम नहीं थी, फिर भी विशाल मरने वाले की अंतिम इच्छा को महत्व देते हुए
पत्नी सुंदरी और हीरा को लेकर वकील साहब के घर ठीक समय पर पहुंच गया। थोड़ी उत्सुकता मन में यह थी कि देखे इन सगों में किसकी तकदीर जागी है। तीनों ही परेशान से दिखाई दे रहे थे। उनमें से एक ने विशाल से पूछा, क्यों भाई, क्या लगता है वसीयत किसके नाम हो सकती है? मुझे क्या पता, किराएदार हूँ, वो भी मात्र 9 महीने पहले ही आया हूँ। परिचय भी मेरा तो उनसे ठीक से परिचय भी नहीं है। हम तीन ही हैं, हम तीनों को ही बराबर बराबर बांट गए होंगे। क्या कहते हैं आप? पर हीरा ने अपना पूरा जीवन उनकी सेवा में बिताया है। अरे नौकर की जात, एक नौकरी गई तो दूसरी पकड़ लेगा। आप भी ले बैठे नौकर की चिंता। तभी वकील ने लिफाफे से वसीयत निकाली। यह अमर जी की हाल ही में की गई वसीयत है। इसकी 2 कॉपी और है। एक जज साहब के पास है और दूसरी डॉक्टर साहब के पास है। उनका निर्देश है कि वसीयत के अनुसार घर संपत्ति का कब्जा मैं असली हकदार को दिलवाऊं। मैं वसीयत पढ़ता हूँ, सब लोग ध्यान से सुन लीजिए। यह कहकर वकील साहब ने वसीयत पढ़ी। चल और अचल संपत्ति मिलाकर तकरीबन 1.5 करोड़ की संपत्ति है। इस संपत्ति को छोड़कर लाखों के आभूषण तिजोरी में रखे हुए हैं। घर की कीमत भी आज की तारीख में 1 करोड़ रुपए है। ये सारी चल अचल संपत्ति किराएदार दंपत्ति विशाल और सुंदरी के नाम है। हीरा के नाम 3 लाख रुपए मासिक ब्याज के खाते में जमा है, जहाँ से उसे प्रतिमाह 3,000 रुपया ब्याज मिलेगा और जब तक वह जीवित है तब तक इसी घर के निचले हिस्से में रहेगा। उसके बाद यह पूरा घर विशाल और सुंदरी का होगा। ठीक, एकदम ठीक, बुजुर्गों ने समर्थन किया। अपना वह जो समय पर काम आए। सुनकर भतीजा चीखने लगा, मैं इस वसीयत को नहीं मानता हूँ, मैं उनका सगा हूँ। सगे होने का एहसास उनके मरने के बाद हुआ आपको? जज साहब बोले, बीमारी में तो झांके तक नहीं। मैं यह वसीयत नहीं मानता तो कोर्ट में जाकर चुनौती दो। अब उस घर से अपना सामान उठाकर चलते बनो। मुझे इनको कब्जा दिलाना है। अब आप लोग घर खाली कर दे, नहीं तो कानून के गुनाहगार होंगे और हीरा की सहायता कानून भी करेगा। अब वह नौकर नहीं, घर का मालिक है। कोने में बैठा हीरा जार जार रोए जा रहा था। सुंदरी उठकर पास आई और बोली, दद्दू उठो, घर चलो, अब तो साथ ही रहेंगे हम। उसने सिर उठाया, बहुरानी, मालिक। हाँ दद्दू, उन्होंने हम सबको हरा दिया और खुद जीत गए। पक्के खिलाड़ी जो ठहरे, लेकिन जाते जाते हमारा परिवार बसा गए। तो मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी आसरा। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। एक लाइक और कहानी के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब न कर पाए हों तो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही एक और बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।